Hello students, this is Abhishek Karma and welcome to our channel विद्यास थलीवाले सर। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लेकर आए हैं क्लास 10th एमपी बोर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का 7th और आखिरी वीडियो लेक्चर। जी हाँ, ये हिस्ट्री का 7th चैप्टर द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 का आखिरी वीडियो लेक्चर है। स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हमारा चैप्टर एंड कर देगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्रीडम फाइटर्स के शॉर्ट नोट कीजिए, हाँ, फ्रीडम फाइटर्स के लाइफ हिस्ट्री और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, इसके पहले हम इस चैप्टर के 6 वीडियो लेक्चर्स ला चुके हैं जिसमें हमने वेरियस टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। इसके प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हमने शॉर्ट नोट्स की बात की थी जिसमें हमने फ्रीडम फाइटर्स के लाइफ हिस्ट्री जैसे कि मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और महारानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने डिटेल में जाना कि इन तीनों की लाइफ हिस्ट्री और इनके कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं, ये कब इन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन दिया, किस लड़ाई में लड़े हैं और कैसे इनकी डेथ हुई है, इन सब बातों को हमने पढ़ा। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तात्या तोपे के बारे में, साथ ही साथ हम बात करेंगे हमारे बेगम हजरत महल के बारे में और साथ ही साथ नाना साहब के बारे में। इन तीनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, इन्होंने लाइफ हिस्ट्री कैसी रही है, इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया है हमारे 1857 के स्ट्रगल में, और इसी तरह से हमारा चैप्टर आज एंड हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अमेजिंग इंटरेस्टिंग है, वीडियो को एंड तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाए। तो चलिए स्टूडेंट्स, बिना कोई समय गवा आज के इस अमेजिंग वीडियो को हम शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में मंगल पांडे के बारे में पढ़ा, हमने पढ़ा बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में और साथ ही साथ हमने बात की रानी लक्ष्मीबाई की लाइफ हिस्ट्री और उनके कंट्रीब्यूशन की, जिसमें हमने देखा कि रानी लक्ष्मीबाई के साथ तात्या तोपे मिलकर लड़े हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि तात्या तोपे का कंट्रीब्यूशन क्या है, तात्या तोपे कौन थे और इन्होंने कैसे कंट्रीब्यूट किया इंडियन की स्ट्रगल में, इंडियन स्ट्रगल में 1857 के। तो देखिए, सबसे पहली बात, तात्या तोपे वाज वन ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857। जी हाँ, 1857 में जितने भी सैनिक थे, बहादुर सैनिक थे, उनमें से तात्या तोपे क्या एक है। ही वाज वन ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स अमंग ऑल द सोल्जर्स, ना, ही वाज वन ऑफ द बेस्ट सोल्जर्स। ये हमारे बहुत ही बहादुर और बेस्ट सोल्जर में से एक रहे हैं तात्या तोपे। ठीक, ये बहुत ही अंडररेटेड रहे, इनके बारे में बहुत कम लोगों को पता रहता है, इनकी लाइफ हिस्ट्री लोग ज्यादा नहीं जानते, कंट्रीब्यूशन को भी ज्यादा लोग वैल्यू नहीं देते हैं, बट इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। अमंग जितने भी ब्रेव सोल्जर थे वेरियस, उन सब में से इनका भी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। ठीक, ही हैड लॉयल्टी विद पेशवा फैमिली। जी हाँ, जो तात्या तोपे हैं वो मराठा फैमिली को बिलोंग करते थे और मराठा फैमिली के लिए इनकी पेशवा फैमिली जो थी, यानी पेशवा बाजीराव जो थे, उन सब के लिए इनका लॉयल्टी था। मतलब ये उसी घराने के वफादार थे, उन्हीं के लिए वर्क करते थे, उनकी हेल्प करते थे और उन्हीं के यहाँ रहा करते थे। तो तात्या तोपे जो है 1857 के बहादुर सोल्जर्स में से एक है। तात्या तोपे वाज वन ऑफ द ब्रेव सोल्जर्स ऑफ स्ट्रगल ऑफ 1857 हु हैज लॉयल्टी विद पेशवा फैमिली। ध्यान रखिएगा, आ सकता है विच फ्रीडम फाइटर हैज लॉयल्टी विद पेशवा फैमिली, तो आपको बताना पड़ेगा। तात्या तोपे वाज द फ्रीडम फाइटर हु हैज लॉयल्टी, हैज नहीं करेंगे, हु हैड लॉयल्टी विद पेशवा फैमिली, तो हमें ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, तात्या तोपे विल बी रिमेंबर्ड फॉर हिज पैट्रोटिज्म। तात्या तोपे को किससे याद रखा जाएगा? तात्या तोपे का याद रखा जाएगा उनकी देशभक्ति के लिए, पैट्रोटिज्म के लिए, करेज, बहादुरी के लिए, उनकी हिम्मत के लिए, स्ट्रेटेजिक स्किल्स, वो बहुत सारी अच्छी योजना बनाते थे, दिमाग लगाते थे कैसे लड़ाई करनी है, प्लान बना लेते थे। वो ऐसे पर्सन थे जो कम रिसोर्स होने के बावजूद ऐसे दिमाग लगा के, ऐसे बहुत ही चालाकी होशियारी से वो क्या करते थे, लड़ाई जीत लेते थे। उनकी मदद से ही तो झांसी की रानी ने ग्वालियर फोर्ट जीता था कालपी में। जी हाँ, he is known for his patriotism, courage, strategic skills, मिलिट्री एक्यूमेन, यानी मिलिट्री को कंट्रोल करना, मिलिट्री को ऑर्गेनाइज करना, उसे लीड करना, उसके लिए जाने जाते थे। प्रिजर्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज, और इनका दिमाग जो है कम समय में, कम रिसोर्सेज के बावजूद, यानी कम संसाधन होने के बावजूद, इनके पास हथियार नहीं होते थे, फिर भी स्ट्रेटजी लगाते थे। ये लोग अगर सामने की जनसंख्या ज्यादा है, मतलब आर्मी, सामने की जो आर्मी जिनसे लड़ना है, अगर वो 10,000 है और ये सिर्फ 5,000 है, फिर भी एक ऐसा प्लान बनाते थे जिससे 10,000 को भी टक्कर दे पाए। यानी ये कम रिसोर्सेज के बावजूद ये अच्छे से लड़ पाते थे, इनके पास ये आइडिया था। ठीक, फियरलेसनेस, निडर होकर लड़ना, बिना किसी की अपनी जान निछावर कर देना, बिना डरे अंग्रेजों के सामने कूद जाना, है ना। फेयरलेसनेस, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, यानी गुरिल्ला तरीके से लड़ना, ये सारे इनके पास थे। स्टूडेंट्स, आपने गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो हम आपको गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स के बारे में बताते हैं। क्या होता है गुरिल्ला वॉरफेयर? आपको पता होगा स्टूडेंट, गोरिल्ला क्या होता है? गोरिल्ला एक एनिमल है, ह्यूमन लाइक एनिमल है ना, ह्यूमन जैसा, मतलब कहा जाता है ह्यूमंस का, उससे क्या हुआ है, क्या कहते हैं, इंप्रूवमेंट, क्या क्या इन्वॉल्वमेंट जो हुआ है उसी से हुआ। चिंपैंजी, गोरिल्ला आपने देखा होगा, है ना, मंकी की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, तो वो जो गोरिल्ला होता है वो झुंड में रहता है,
गोरिल्ला क्या होता है, झुंड में रहता है और वो किसी पेड़ पर नहीं रहता, वो किसी एक जगह पर नहीं टिकता। गोरिल्ला जो होता है वो कुछ झुंड बनाकर आता है, यानी छोटा छोटा ग्रुप रहता है इनका, 8-10 लोगों का ग्रुप होता है। ये कहीं एक जगह रुकते जंगल में, खाना वगैरह खाते हैं, स्पेंड करते हैं कुछ टाइम, फिर कहीं और जगह रहते हैं। इनका परमानेंट कोई शेल्टर, हाउस या होम नहीं होता है, ठीक। गोरिल्ला एनिमल के बारे में बात कर रहे हैं। तो फिर ये जो तात्या तोपे थे ये भी इसी टेक्निक से लड़ते थे। इनका लड़ाई में क्या काम होता है आपको बताते हैं। ये क्या करते थे, 8-10 लोगों का ग्रुप बनाते थे और कहीं भी अचानक से जंगल में हमला करते थे ब्रिटिशर्स के ऊपर, जंगल से आके, और फिर जंगल में गायब हो जाते थे। इसी को गोरिल्ला वारफेयर टेक्टिक्स बोलते हैं, है ना। गोरिल्ला टेक्नोलॉजी से लड़ाई लड़ी जाती है ना, गोरिल्ला तकनीक जिससे लड़ाई लड़ी जाती है, गोरिल्ला योजना जिसे बोलते हैं, ठीक। तो यही गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स अपना के ब्रिटिशर्स के खिलाफ तात्या तोपे ने कई लड़ाइयाँ लड़ी, कई लड़ाइयाँ जीती भी। ब्रिटिशर्स के नाक में दम कर दिया इन्होंने, ब्रिटिशर्स को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था कि उन्होंने तात्या तोपे ने, किसकी मदद से, गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स की मदद से। जी हाँ, तो आपको भी क्लियर हो गया गोरिल्ला वारफेयर क्या है। गोरिल्ला वारफेयर में क्या होता है कि गोरिल्ला जो में क्या होता है, कुछ 8-10 लोगों का ग्रुप बनाते हैं और अचानक से हमला करते हैं और जंगल में क्या होते हैं, गायब हो जाते हैं, तो किसी को पता भी नहीं चलता। इसी अचानक से आना, गायब हो जाना, एक जगह पर नहीं रहना, इधर उधर रोम करते रहना, नोमैड रहना, तो इसी को क्या बोलते हैं, गोरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स। ये किसके पास था, तात्या तोपे के पास। इसी तरीके से वो लड़ाई लड़ते थे। चलिए हम आगे देखते हैं। The entire responsibility of नाना साहेब पेशवास मिलिट्री कैंपेन was on the soldiers of तात्या तोपे। जी हाँ, नाना साहेब के सेनापति थे, नाना साहेब की आर्मी के सेनापति थे। नाना साहेब की जो भी आर्मी थी उसको कंट्रोल करना, उसको लीड करना, उसको ट्रेन करना, योजना बनाना, ये सब काम कौन करता था, हमारे तात्या तोपे जी ही करते थे। जी हाँ, तात्या तोपे बहुत ही ब्रेव, बहुत ही होशियार, बहुत बहादुर, निडर और बहुत ही कर्तव्यपरायण और ईमानदार कह सकते हैं हम, ऐसे व्यक्ति थे। ये ऐसे फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने क्या किया, अपनी लॉयल्टी पेशवा फैमिली के साथ रखी है और तो इन्होंने झांसी की रानी के साथ मिलकर लड़ा है और अंग्रेजों को बहुत परेशान किया। सबसे ज्यादा परेशान करने वाले अगर कोई फ्रीडम फाइटर्स हैं तो अंग्रेजों में ये हैं, जैसे कि चंद्रशेखर आजाद थे जिन्होंने बहुत परेशान किया अंग्रेजों को, सुभाष चंद्र बोस रहे उन्होंने बहुत परेशान किया, वह भगत सिंह, और उसी प्रकार ये हमारे तात्या तोपे भी थे जिन्होंने क्या किया है, अंग्रेजों को बहुत परेशान किया, अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था, ठीक। ग्वालियर, तात्या तोपे प्लेड ए मेजर रोल इन एक्वायरिंग ग्वालियर फोर्ट फॉर रानी, है ना। ग्वालियर का जो किला था जो कालपी में था, इससे जीतने में तात्या तोपे ने क्या मदद की थी, रानी लक्ष्मीबाई की मदद की थी। हमने इसके पहले रानी लक्ष्मीबाई के शॉर्ट में भी पढ़ा है ना। विद द हेल्प ऑफ तात्या तोपे रानी लक्ष्मीबाई एक्वायर्ड द ग्वालियर फोर्ट, तो बिल्कुल वही तात्या तोपे ने बहुत ही मुख्य भूमिका निभाई थी ग्वालियर का किला जीतने में। जी हाँ, झांसी की रानी के साथ मिलकर तात्या तोपे ने ग्वालियर का किला जीता, है ना। तात्या तोपे ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ग्वालियर का किला जीतने में, किसके साथ, झांसी रानी लक्ष्मीबाई के साथ। आफ्टर द डेथ ऑफ हर, यानी रानी लक्ष्मीबाई की जब डेथ हो गई तो तात्या तोपे शांत नहीं रहे, वो अपनी लड़ाई जारी रखते रहे। आफ्टर द डेथ ऑफ रानी लक्ष्मीबाई ही कंटिन्यूड बाय engaged himself in guerrilla warfare, ये लड़ाई जारी रखे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई वहीं बंद नहीं होगी। जब रानी लक्ष्मीबाई की डेथ हुई, हार हो गई, तो उनकी लड़ाई वहीं बंद नहीं हुई, तात्या तोपे ने लड़ाई जारी रखी। ये गुरिल्ला वारफेयर टेक्टिक्स से लड़ते थे। पहले झांसी की रानी थी तो बड़ी आर्मी थी तो गुरिल्ला वारफेयर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती थी, बट झांसी की रानी की डेथ हो गई, इनके पास ना कोई किला बचा, ना पैसा रहा, ना कुछ, तो इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर टेक्टिक्स अपनाए, क्योंकि रिसोर्सेस नहीं है तो बड़ा आर्मी भी नहीं है, तो 8-10 लोग कैसे इकट्ठा कर लेते थे, जो देशभक्त लोग होते थे उनके साथ मिलकर लड़ते थे, ठीक। तो इन्होंने गुरिल्ला वारफेयर टेक्टिक्स अपनी लड़ाई हमेशा जारी रखी एंड चैलेंज ब्रिटिशर्स, और ये ब्रिटिशर्स को कदम कदम पे चैलेंज करते रहे, ब्रिटिशर्स पे हमला करते, रास्ते से कहीं ब्रिटिशर्स की गाड़ियां आती या उनका काफिला जाता, उनका रैली निकलती तो अचानक से हमला करते, मार के गायब हो जाते थे, उनका सामान लूट के गायब हो जाते थे, है ना। ब्रिटिशर्स को बहुत परेशान किया इन्होंने और ब्रिटिशर्स को बहुत मजबूर कर दिया था। ब्रिटिशर्स ने तो इनके ऊपर प्राइज रखा था, प्राइस टैग, कि इसे जिंदा पकड़ने पर इनाम मिलेगा, मुर्दा लाने पर इनाम मिलेगा, ऐसा कुछ इनके ऊपर रखा गया था, तो इतना परेशान कर दिया था। आप इस बात से, इस प्राइस से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनके ऊपर प्राइज रखा गया था कितना सारा, ना। तो इसका मतलब यह है कि बहुत परेशान करने वाले थे, इनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857 में। और हम देखते हैं ही वाज कॉट इन जंगल ऑफ अरोना डिस्ट्रिक्ट। जी हाँ, ये अरोना के जंगलों में पकड़े गए थे, जो गुना डिस्ट्रिक्ट में आता है। अरोना जो है, आरोन जो है एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो गुना डिस्ट्रिक्ट में आता है। आरोन जो जंगल जो है वो गुना डिस्ट्रिक्ट में आता है। गुना आपको पता है मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये गुना जो डिस्ट्रिक्ट है, उस डिस्ट्रिक्ट में जो जंगल है, उन्हीं जंगलों में इन्हें पकड़ा गया था, इन्हें तात्या तोपे जी को, ठीक। किसी ने, इनके ही टीम में से, इनके जानने वाले इंडियन लोगों ने खबर देती थी ब्रिटिशर्स को कि ये आ रहे हैं, यहाँ पर छुपे हुए हैं, यहाँ कब्जा करने वाले हैं, हमला करने वाले हैं, तो इन्हें पकड़ लिया गया था धोखा की वजह से, ठीक। He was hanged in शिवपुरी on 18 अप्रैल 1859। फाइनली इनको शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को क्या चढ़ा दिएगा, फांसी पे चढ़ा दिएगा। He was hanged
इन शिवपुरी ऑन 18 अप्रैल 1859। तो स्टूडेंट्स ये हो गया तात्या तोपे के बारे में। हमने पढ़ा कि तात्या तोपे क्या है, बहुत ही ब्रेव सोल्जर है। उनका कंट्रीब्यूशन 1857 के स्ट्रगल में बहुत ज़्यादा है। वो रानी लक्ष्मीबाई के साथ लड़े हैं। उनकी लॉयल्टी पेशवा फैमिली के साथ है। ये याद रखे जाएंगे, अपनी पैट्रोटिज्म, अपनी देशभक्ति, अपनी बहादुरी, अपनी प्रिजर्वेंस, गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स और प्रिजर्वेंस इन लैक ऑफ रिसोर्सेज, है ना, कम रिसोर्सेज के बावजूद लड़ना, इन सब के लिए इन्हें याद रखा जाएगा। इन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बहुत हेल्प की है। ग्वालियर का किला कब्जा करने, ग्वालियर फोर्ट जीतने में झांसी की रानी का इन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया। और ये इन्होंने क्या किया है, नाना साहब के पेशवा की फैमिली के जितने भी आर्मी थे वो पूरा का पूरा बर्डन यही के ऊपर था, उसको पूरा यही कंट्रोल करते थे। रानी लक्ष्मीबाई की डेथ के बाद इन्होंने लड़ाई जारी रखी, ब्रिटिशर्स को चैलेंज करते रहे गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स से, और फाइनली इन्हें आरोंग के जंगल में, जंगल ऑफ आरोंग में पकड़ लिया गया जो गुना डिस्ट्रिक्ट में आता है, और इन्हें शिवपुरी में 18 अप्रैल 1859 को फांसी पे चढ़ा दिया। तो ये बात होगी स्टूडेंट तात्या तोपे की। इसमें हमने खास बातें देखी कि तात्या तोपे जो है 1856 स्ट्रगल के मेन इंपॉर्टेंट सोल्जर रहे हैं। साथ ही साथ इनका जो लॉयल्टी किसके साथ है, पेशवा फैमिली के साथ है, लॉयल्टी विद पेशवा फैमिली। इंपॉर्टेंट बातें हम बता रहे हैं आपको, ठीक। दूसरी, इन्हें याद किससे रखा जाएगा, ही विल रिमेंबर फॉर हिज पैट्रियोटिज्म, करेज, स्ट्रेटेजिक स्किल्स, है ना, मिलिट्री एक्यूमेंट, प्रिजर्वेंस इन द एब्सेंस ऑफ रिसोर्सेज, गुरिल्ला वॉरफेयर, फेयरलेस गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स, इतना ध्यान रखा जाएगा। इन बातों के लिए इन्हें याद रखा जाएगा, ठीक। इन्होंने ग्वालियर का फोर्ट एक्वायर करने में हेल्प की, झांसी रानी की, ये भी हमें पता है। और साथ ही साथ गुरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक्स में उनके डेथ के बाद चले रहे और चैलेंज किया ब्रिटिशर्स को, और फाइनली 18 अप्रैल में इन्हें फांसी दी गई और एरोन के जंगलों में इन्हें पकड़ लिया गया था। ये आपको ध्यान रखना है, एरोन के जंगल कहाँ आता है, गुना डिस्ट्रिक्ट में आता है। तो इतनी बातें हमें तात्या तोपे के बारे में ध्यान रखनी है। तो स्टूडेंट्स चलिए अब हम बात कर लेते हैं नाना साहब के बारे में कि नाना साहब का कंट्रीब्यूशन क्या था 1857 के स्ट्रगल में, कैसे फ्रीडम फाइटर नाना साहब थे। चलिए हम पढ़ते हैं। सो स्टूडेंट्स हमें बात करनी है नाना साहब के बारे में। जी हाँ, नाना साहब जो हैं वो पेशवा बाजीराव के फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये उनके एडॉप्टेड सन थे। जी हाँ, नाना साहब जो हैं वो भी एक इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है 1857 के, और ये कहाँ बिलोंग करते हैं, पेशवा बाजीराव की फैमिली को, और वो भी उनके एक एडॉप्टेड सन थे। जी हाँ, तो चलिए हम बात करते हैं नाना साहब की और देखते हैं उनकी लाइफ हिस्ट्री और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है हमारे स्ट्रगल ऑफ 1857 में। तो सबसे पहली बात, नाना साहब वॉज अनदर इंपॉर्टेंट सोल्जर इन द फ्रीडम स्ट्रगल। जी हाँ, स्वतंत्रता के संग्राम में, आजादी की लड़ाई में, इस संघर्ष में ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्जर रहे हैं। जैसे तात्या तोपे इंपॉर्टेंट है, रानी लक्ष्मीबाई इंपॉर्टेंट है, वैसे ही नाना साहब भी बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं। दूसरी बात, ही वॉज द एडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव, बाजीराव पेशवा सेकंड। जी हाँ, बाजीराव पेशवा सेकंड के एडॉप्टेड सन थे, गोद लिए हुए लड़के थे, ठीक। बाजीराव पेशवा क्या होते हैं, पेशवा जो आप देख रहे हैं ना सरनेम, एक सरनेम नहीं है, इट्स अ टाइटल। पेशवा जो एक टाइटल है, यानी जो भी मराठा लोगों का हेड होता था उसे क्या कहा जाता था, पेशवा कहा जाता था। जो मराठा लोगों का लीडर बनेगा, हेड बनेगा, उसे पेशवा कहा जाता था। तो बाजीराव पेशवा जो सेकंड है, उनके ही क्या है, ये एडॉप्टेड सन रहे हैं, यानी उनके हायर किए हुए सन है। एंड स्टेड इन बिठूर, और ये कहाँ रहते थे, बिठूर में, जबकि जो कानपुर में है। और जो पेशवा लोग होते हैं वो पुणे में रहते हैं। पेशवा लोग कहाँ रहते हैं, पुणे में। और ये जो हमारे दूसरे नाना साहब जी हैं, उनके लड़के जो हैं पेशवा बाजीराव सेकंड के, ये कहाँ रहते थे, बिठूर कानपुर में रहते थे, वहाँ का एरिया संभालते थे। इससे तो ये कानपुर बिठूर ये पास में है, किसके, तात्या तोपे, ग्वालियर, झांसी वगैरह के पास में पड़ता है, ठीक। वहाँ से इनका कनेक्शन है, क्योंकि वो उस वक्त पूरा एक यूपी में आया करता था, चाहे वो झांसी हो, नागपुर हो, है ना, ये सब यूपी में आया करता था, ठीक। ब्रिटिश गवर्नमेंट रिफ्यूज टू ग्रांट ए टाइटल और पेंशन टू नाना साहब। जो ब्रिटिश सरकार है, इन्होंने क्या किया कि हम नाना साहब को पेशवा नहीं मानते। बाजीराव पेशवा सेकंड की डेथ के बाद, उनके पेशवा हट से हट जाने के बाद, पेशवाई के बाद, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना उन्हें पेशवा का टाइटल दिया, ना ही किसी प्रकार का पेंशन दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स का मानना है कि जो नाना साहब हैं वो पेशवा बाजीराव के सगे बेटे नहीं है, और अगर ये सगे बेटे नहीं है, इसका मतलब ये होगा कि ये थ्रोन पर नहीं बैठ सकते, यानी ये पेशवा के, यानी कि मराठा के हेड नहीं बन सकते, तो इन्हें पेशवा का टाइटल नहीं दिया जा सकता। इसलिए ब्रिटिशर्स ने इन्हें टाइटल, पेशवा का टाइटल देने से मना कर दिया, और साथ ही साथ पेशवा के मिलने वाला जो पेंशन था, जो पैसा मिलता था, वो भी देने से इनकार कर दिया ब्रिटिशर ने। तो इसी बात को लेकर झगड़ा हुआ किसका, बाजीराव पेशवा के सेकंड के सन, जो एडॉप्टेड सन थे, नाना साहेब और ब्रिटिशर्स का, ठीक। तो आपको ध्यान क्या रखना है, नाना साहब कौन है ये ध्यान रखिए, और इनका झगड़ा क्यों है ब्रिटिशर्स से ये याद रखिए। जो हमारे बाजीराव पेशवा सेकंड है, उनके एडॉप्टेड सन है कौन, नाना साहब। बाजीराव पेशवा सेकंड कहाँ रहते हैं, पुणे में। नाना साहब कहाँ रहते हैं, बिठूर कानपुर में। तो ये नाना साहब जो हैं, ये इनका जब पेशवा बनने का समय आया है, यानी कि जब बाजीराव पेशवा सेकंड, इनके पिताजी की जो एडॉप्टेड उनके फादर थे, उनकी डेथ हो गई, तो बाजीराव पेशवा सेकंड के डेथ के बाद नाना साहब को ही पेशवा बनना था, यानी यही पेशवा थर्ड बनते। लेकिन
जो ये एडॉप्टेड सन थे, इस पे ब्रिटिशर जो थे वो चाहते थे कि ये पेशवा ना बन पाए, क्योंकि ब्रिटिशर्स का रूल था, आपको पता है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेस पॉलिसी, यानी अगर कोई इंडियन रूलर भी था, मेल सन के मर जाता है तो उसकी टेरिटरी कौन हड़प लेता है? ब्रिटिशर। तो वही रूल ब्रिटिशर्स ने यहाँ लागू करना चाहा और पेशवा बाजीराव सेकंड के जो बेटे थे नाना साहेब, एडॉप्टेड सन थे, उनको लीडर मानने से इनकार कर दिया। ना उन्हें टाइटल दिया पेशवा का और ना ही किसी प्रकार का कोई पेंशन दिया। ठीक, पेंशन टू नाना साहेब। Therefore, Nana Sahib along with his loyal soldiers chased the British army off from Kanpur. तो इसलिए ब्रिटिशर्स को भगाया। जी हाँ, नाना साहब ने क्या किया, अपने जो लॉयल सोल्जर्स थे, जी हाँ, तात्या तोपे हो गए, अजमुल्ला खां हो गए, ये इनके सेनापति थे, मुख्य सेनापति थे, चीफ थे और बहुत ही लॉयल थे। तो इन लोगों के साथ मिलकर और बाकी अपनी लॉयल ईमानदार सेना के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स को कानपुर से भगा दिया, है ना। ब्रिटिशर्स को लड़े और उन ब्रिटिशर्स को हरा के भगा दिया। ब्रिटिशर्स जान बचा के भाग गए, कहाँ से? कानपुर से। क्यों? क्योंकि नाना साहब गुस्से में आकर इन्हें भगा रहे थे। और नाना साहब गुस्से में आने का कारण क्या था कि नाना साहब को ना पेशवा का टाइटल दिया गया उनके पिताजी के मरने के बाद, ना ही उन्हें किसी प्रकार का पेंशन दिया गया। इसलिए पेशवा बाजीराव सेकंड के बेटे नाना साहेब ने अपने ब्रेव सोल्जर के साथ मिलकर ब्रिटिश सोल्जर्स को क्या किया, कानपुर से चेस ऑफ कर दिया, भगा दिया। ठीक, एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा, और खुद को उन्होंने क्या डिक्लेयर कर दिया कि मैं पेशवा हूँ, यानी बाजीराव पेशवा सेकंड के बाद मैं ही थर्ड पेशवा हूँ। यानी ब्रिटिशर्स मुझे ग्रांट दे या ना दे, वो मुझे पेशवा माने या ना माने, लेकिन मैं ही अपने पिताजी की औलाद हूँ और मैं ही इकलौता बचा हूँ, तो मैं ही पेशवाई चीज को आगे बढ़ाऊंगा, इस प्रथा को, और मैं ही पेशवा हूँ। एंड ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ पेशवा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। आगे, तात्या तोपे एंड अजमुल्ला वर हिज लॉयल आर्मी चीफ्स। जी हाँ, तात्या तोपे और अजमुल्ला ये क्या थे? उनके लॉयल आर्मी चीफ थे, यानी उनके सेनापति, जो बहुत ही ईमानदार वफादार सेनापति कौन थे? एक तो तात्या तोपे और दूसरा अजमुल्ला, ये इनके लॉयल आर्मी चीफ से। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ ध्यान रखने वाली बात क्या है कि तात्या तोपे के साथ ये भी वर्क किया है। तात्या तोपे ने रानी लक्ष्मीबाई को भी हेल्प किया है, तात्या तोपे नाना साहब को भी हेल्प किया, खुद भी फ्रीडम फाइटर रहे, यानी उनका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा देखने मिल रहा है हमें तात्या तोपे के बारे में। ठीक, तात्या तोपे के बारे में आप पढ़ लेंगे तो हो सकता है आपको नाना साहब का लिखना है या फिर रानी लक्ष्मीबाई का लिखना है शॉर्ट नोट, आप तीनों में लिख सकते हैं। तात्या तोपे, नाना साहब, रानी लक्ष्मीबाई, तीनों में किसका जिक्र है? तात्या तोपे का। यानी एक शॉर्ट नोट पढ़ने से आप ये दोनों शॉर्ट नोट को क्या कर सकते हैं? सपोर्ट कर सकते हैं, लिख पाएंगे अपने मन से। तो सबसे पहले आप तात्या तोपे का शॉर्ट नोट याद रखिएगा, पढ़िएगा, उसके बारे में जानकारी लीजिएगा, क्योंकि उसकी मदद से आप नाना साहब का भी लिख सकते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का भी लिख सकते हैं। ठीक, तो इसमें आपको ध्यान देने वाली टॉपिक्स और बातें कौन सी हैं कि ये जो नाना साहब हैं ये एडॉप्टेड सन है, किसके? पेशवा बाजीराव सेकंड। ही वाज द एडॉप्टेड सन। किसके एडॉप्टेड सन है? पेशवा बाजीराव सेकंड के। और ये कहाँ रहते थे? बिठूर में। बिठूर कहाँ पर है? कानपुर में है। ठीक, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, पेशवा को, यानी कि इन्हें बाजीराव पेशवा के डेथ के बाद, यानी कि नाना साहेब को पेशवा का टाइटल देने से रिफ्यूज कर दिया ना, रिफ्यूज टू ग्रांटेड टाइटल और पेंशन, है ना पेंशन दिया और ना ही इन्हें पेशवा माना नाना साहेब को। ठीक, इसी वजह से नाना साहब नाराज हो गए और इन्होंने क्या किया, अपने ब्रेव सोल्जर के साथ मिलकर क्या किया, अलॉन्ग विद लॉयल सोल्जर, चेज द ब्रिटिश आर्मी ऑफ फ्रॉम कानपुर। कानपुर से ब्रिटिशर्स को पीछा करते हुए भगा दिया, लड़ाक इनको हराया और पीछा करते रहे तब तक कि कानपुर से भागने के। और इन्होंने खुद को क्या डिक्लेयर कर दिया, डिक्लेयर हिमसेल्फ पेशवा, उन्होंने खुद को पेशवा डिक्लेयर किया। अंग्रेजों ने नहीं माना था, इसलिए इन्होंने खुद को क्या कर दिया, अपने पिताजी के जाने के बाद खुद को पेशवा डिक्लेयर किया। और इनके जो लॉयल आर्मी चीफ्स थे, लॉयल आर्मी चीफ्स कौन थे? वो एक अजमुल्ला और दूसरे तात्या तोपे, तो जानते ही हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमने बात कर ली है किसके बारे में? नाना साहब के बारे में। तो ये हमारा हो गया शॉर्ट नोट नाना साहब के बारे में, और हमने एक पढ़ लिया आज, और हमें एक पढ़ना मिला तात्या तोपे के बारे में, फिर नाना साहब के बारे में। अब हमारा आखिरी लास्ट टॉपिक जो बचा है वो है बेगम हजरत महल। जी हाँ, अब हम लास्ट जो शॉर्ट नोट है वो पढ़ने जा रहे हैं बेगम हजरत महल के बारे में, जिसे पढ़कर हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बेगम हजरत महल की और उनके कॉन्ट्रीब्यूशन की हमारे स्ट्रगल ऑफ 1857 में। सो स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं बेगम हजरत महल की। बेगम हजरत महल जो हैं वो अवध के नवाब की क्या रही हैं, विडो रही है, यानी ये भी एक मुगल है। तो चलिए हम देखते हैं बेगम हजरत महल का कंट्रीब्यूशन कैसे रहा है फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर। तो देखिए, सबसे पहली बात, शी वॉज द विडो ऑफ नवाब ऑफ अवध। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात रखनी है, हु वॉज बेगम हजरत महल। तो पहला वर्ड में ही एक सेंटेंस में क्या आंसर आएगा कि शी वॉज द विडो ऑफ द नवाब ऑफ अवध। ये नवाब ऑफ अवध की विडो थी, यानी कि विधवा थी, उनकी वाइफ थी, जिनकी नवाब ऑफ अवध की डेथ हो गई, तो इन्होंने पूरा सिस्टम संभाला, यानी वो पूरा राज्य को इन्होंने अपने हाथ में लिया और संभाला। इन्होंने अपने छोटे बेटे को उसका राजा बना दिया, यानी कि जो उनका छोटा बेटा था, सगा बेटा था, नवाब ऑफ अवध के डेथ के बाद उनके बेटे को, यानी अपने बेटे को उन्होंने क्या बनाया, माइनर सन को किंग बना दिया।
यानी कि उनका बेटा अभी 18 ईयर्स का नहीं था, माइनर ही था, छोटा ही था, लेकिन फिर भी उसे उन्होंने क्या बनाया, किंग बनाया और बाकी सारा कामकाज खुद संभालती थी। यानी ब्रिटिशर्स का रूल, डॉक्टर ऑफ लैप्स पॉलिसी इस पे लागू नहीं होनी चाहिए, इससे उन्होंने क्या किया, अपने बेटे को ही राजा बनाया, खुद रानी नहीं बनी, लेकिन पूरा कामकाज वही संभालती थी क्योंकि उनका बेटा माइनर था, छोटा था एज में। ठीक, तो शी वॉज द विडो ऑफ नवाब अवध। Once the revolt started, Begum encouraged and managed it. जब रिवॉल्ट शुरू हुआ, 1857 की जो लड़ाई शुरू हुई, when the revolt of 1857 started, बेगम हजरत महल इंकरेज्ड एंड मैनेज्ड इट, यानी उस रिवॉल्ट को इन्होंने क्या किया, बढ़ावा दिया, साथ ही उससे मैनेज किया, यानी हेल्प लग रही होगी तो उनको हेल्प पहुंचाई, रिवोल्यूशनरीज को हथियार दिए, ब्रिटिशर्स के खिलाफ कहीं अटैक भी किया, आर्मी लेके लड़े भी, ब्रिटिशर्स के साथ ट्रेड नहीं किया, ब्रिटिशर्स को सपोर्ट नहीं, ये सारे काम किसने किए हैं, नवाब ऑफ अवध की विडो जो है बेगम हजरत महल उन्होंने किया है। ठीक, She declared her minor son बिरजिस कादर as नवाब ऑफ अवध, इन्होंने अपने माइनर सन यानी छोटे बेटे सबसे क्या बना दिया, बिरजिस कादिर को क्या बना दिया, नवाब ऑफ अवध, उसे अवध का रूलर डिक्लेयर कर दिया, किसे, अपने माइनर सन बिरजिस कादर को। ठीक, वो माइनर इसलिए क्योंकि वो 18 ईयर्स का नहीं है और माइनर्स रूल कर सकते हैं, मींस संभाल तो नहीं पाएंगे बट हाँ नाम के तौर पर जस्ट एज ए शो ऑफ के लिए वो राजगद्दी पे बैठ सकते हैं, थ्रोन पर, लेकिन सारा सिस्टम कौन संभालता था, बेगम हजरत महल संभालती थी और उसे पूरे सिस्टम को मैनेज भी करती थी। ठीक, एंड ऑर्डर्ड हर सोल्जर्स टू अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी इन लखनऊ, और लखनऊ में जो ब्रिटिश रेसिडेंसी है, या रेसिडेंसी मतलब ब्रिटिश लोग जहां निवास करते थे, या हम कह सकते हैं दूतावास हो सकता है, जहां पर ब्रिटिशर्स लोग रहते थे, उनका ऑफिस हो सकता है, वहां पर इन्होंने अटैक करने का ऑर्डर दिया अपने सोल्जर्स को। यानी कि बेगम हजरत महल जो है ना सिर्फ रिवॉल्ट को इन्होंने मैनेज किया बल्कि उसे इंकरेज भी किया, साथ ही साथ इन्होंने क्या किया, अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि वो क्या करें, इनके सोल्जर्स ब्रिटिशर्स की रेसिडेंसी जो कहां पर है, लखनऊ में, उसके ऊपर अटैक भी करें। सी ऑल्सो लीड द रिवॉल्ट इन शाहजहांपुर, और तो और इन्होंने शाहजहांपुर में भी रिवॉल्ट लीड किया। वो अलग बात है कि शाहजहांपुर की जो लड़ाई थी उसमें ये हार गई थी, इन्हें हार का सामना करना पड़ा था और हार के कारण ये बचने के लिए नेपाल चली गई थी, किससे, ब्रिटिशर से बचने के लिए। आफ्टर सफरिंग ए डिफीट शी वेंट टू नेपाल। तो ये बात की गई यहाँ पर बेगम हजरत महल की। तो क्या बात की गई, सबसे पहली बात, बेगम हजरत महल was the widow of नवाब ऑफ अवध। ठीक, शी was the widow of नवाब ऑफ अवध, अवध की नवाब की वो विडो थी। दूसरी बात, वंस द रिवॉल्ट स्टार्टेड, यानी एक बार जब रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ तो उस रिवॉल्ट को इन्होंने क्या किया, इंकरेज किया, ना सिर्फ इंकरेज किया बल्कि उसे मैनेज भी किया, यानी सपोर्ट तो किया ही किया, साथ ही साथ जो भी वर्क करने थे देखभाल के लिए वो भी इन्होंने किया, मैनेजमेंट भी पूरा संभाला। और तो और इन्होंने अपने सबसे माइनर सन, छोटे बेटे को, जिसका नाम है बिरजिस कादर, उसे क्या डिक्लेयर कर दिया, नवाब ऑफ अवध। शी डिक्लेयर्ड हर माइनर सन बिरजिस कादर एज नवाब ऑफ अवध डिक्लेयर कर दिया। और तो इन्होंने अपने आर्मी को ऑर्डर दिया, एंड शी ऑर्डर्ड हर सोल्जर्स टू अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी इन लखनऊ, एंड शी ऑर्डर्ड हर सोल्जर्स टू अटैक द ब्रिटिश रेसिडेंसी इन लखनऊ। लखनऊ में जो ब्रिटिशर्स की रेसिडेंसी है उसके ऊपर अटैक भी करने का ऑर्डर दिया, अपने बेटे को राजा भी बना दिया, और एक कौन थी, वो थी जो नवाब अवध की विडो है, और साथ ही इन्होंने रिवोल्ट को मैनेज भी किया और क्या किया, इसको मेंटेन भी किया और साथ ही साथ इंकरेज किया। तो पहली बात, पहला काम तो इन्होंने ये किया सबसे पहला कि इन्होंने क्या किया, रिवोल्ट को इंकरेज और मैनेज किया। दूसरा, अपने माइनर्स को क्या बना दिया, नवाब ऑफ अवध बना दिया। तीसरा, अपने आर्मी को ऑर्डर दिया अपने लोगों की वो अटैक करें ब्रिटिश रेसिडेंसी पे जो कहां पर है, लखनऊ में है। चौथी बात, इन्होंने शाहजहांपुर के रिवॉल्ट में भी लीड किया है। जी हाँ, शी ऑल्सो लीड द रिवॉल्ट इन शाहजहांपुर। और आखिरी में जब ये हार गई शाहजहांपुर की लड़ाई में, व्हेन शी सफर्ड द डिफीट देन शी वेंट टू नेपाल, और ये कहां चली गई, नेपाल चली गई। तो स्टूडेंट्स, ये बात की हमने बेगम हजरत महल के बारे में। इसके अलावा भी और बहुत से ऐसे फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत है, उन सभी के नाम भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, उनके बारे में हम सभी के बारे में नहीं पढ़ सकते, लेकिन हाँ उस समय बहुत सारे लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, पॉलिटिशियंस से लेकर फार्मर्स तक, पीजेंट से लेकर एक नॉर्मल बेगर तक, सभी लोगों ने लड़ाई में कंट्रीब्यूट किया, सभी लोगों ने भाग लिया और ब्रिटिशर से कड़ी टक्कर ली। और तो और स्टूडेंट्स, हम ये भी कहेंगे कि इस लड़ाई में बहुत नुकसान भी हुआ था ना, लैक्स ऑफ पीपल मारे गए थे इसमें। जी हाँ, एक हिस्टोरियन के हिसाब से अंदाजे के मुताबिक कम से कम 30 लाख लोग इसमें मारे गए थे, 30 लाख पीपल वर किल्ड, लेकिन ब्रिटिश हिस्टोरियन जो इसे कम दिखाते हैं, उनका मानना है कि इसे 3 लाख लोग ही मारे गए थे। हिस्ट्री में इसका पूरा डेटा नहीं मिलता है।
तो हमें ध्यान क्या रखना है कि ये जो रिवॉल्ट है ये किसके खिलाफ है, ब्रिटिशर्स खिलाफ है। लेकिन ब्रिटिशर्स इसे क्या दिखाने में लग गए थे, सोल्जर्स की म्यूटिनी यानी सिपाहियों की म्यूटिनी है ये दिखाने में लग गए थे। तो ये स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। हमने शॉर्ट नोट्स की बात की, हमने मंगल पांडे के बारे में पढ़ा, हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ा, बहादुर शाह जफर सेकंड के बारे में पढ़ा, तात्या तोपे के बारे में पढ़ा, नाना साहेब के बारे में पढ़ा और फाइनली हमने बात की बेगम हजरत महल की। यानी टोटल 6 शॉर्ट नोट पढ़े हैं। यानी 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने 6 शॉर्ट नोट कवर अप किए हैं। यानी आप सिर्फ 2 वीडियो देखकर अपने 10th बोर्ड के 4 मार्क्स पक्के कर सकते हो, 4 या 3 मार्क्स तो आप पक्के कर सकते हो। और अगर कोई ऑब्जेक्टिव भी आएगा इसमें से तो आपके और मार्क्स बढ़ सकते हैं। यानी 5 मार्क्स देने की आपकी प्रोबेबिलिटी है इस चैप्टर से, अगर आप सिर्फ 2 वीडियो लेक्चर देख लो। कौन सा वीडियो लेक्चर, एक 6th और 7th, इन्हीं 2 वीडियो लेक्चर से। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप ये वीडियो लेक्चर पूरी सीरीज, पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर फिर से देख सकते हैं। चाहे तो विद्यास्थली वाले सर यूट्यूब पे जाइए, विद्यास्थली वाले सर टाइप कीजिए, प्लेलिस्ट देखिए और प्लेलिस्ट में आप सर्च कर लीजिएगा द फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। स्टूडेंट्स आपने वीडियो अगर हमारा नहीं देखा होगा प्रीवियस तो सारे लिंक है आपको दूसरे चैप्टर्स के, रिसोर्सेज ऑफ इंडिया पार्ट 1 पार्ट 2 की भी मिल जाएगी। और इसके बाद हम इसमें इकोनॉमिक्स का भी शुरुआत करने जाएंगे कि हम इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे और साथ ही साथ पॉलिटिक्स भी स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर इकोनॉमिक्स और पहला चैप्टर पॉलिटिक्स जो इसमें है उसकी भी हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप वीडियो लेक्चर आपको पसंद आएगा। वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी नॉलेज गेन कर पाएं। यदि हमारे आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और वीडियो आपसे ना छूटे। तो चलिए स्टूडेंट्स इसी तरह देखते रहिए और बने रहिए हमारे चैनल पर जो कि है विद्यास्थली वाले सर।